क्या हम अकेले हैं? ये इंसानियत का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे डरावना सवाल है। इसके दो ही जवाब हैं, हाँ या ना, और दोनों ही इक्वली टेरिफाइंग है। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ रहस्य टीवी स्पेस पर। आज हम बात करेंगे रियल साइंस की। हजारों साइंटिस्ट और लाखों डॉलर के टेलीस्कोप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो वो है कहाँ? हम उन्हें कैसे ढूंढ रहे हैं और क्या हमें कुछ मिल चुका है? ये इंसानियत की सबसे बड़ी खोज है और आज हम इसकी फ्रंट लाइन पर जाने वाले हैं। सबसे पहले स्केल समझते हैं, थोड़ा मैथ्स पर सिंपल वाला। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में एक्सपर्ट्स के हिसाब से 100 से 400 बिलियन तारे हैं और हमें पता है कि ज्यादातर तारों के पास प्लेनेट होते हैं, तो प्लेनेट की गिनती हुई 100 बिलियन से ज्यादा, वो भी सिर्फ हमारी गैलेक्सी में। अब यूनिवर्स में हमारी जैसी कितनी गैलेक्सीज हैं? पहले हम सोचते थे 100 से 200 बिलियन, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप के डाटा के बाद नया एस्टीमेट है 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज। 100 बिलियन प्लैनेट्स इनटू 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज। ये नंबर इतना बड़ा है कि मैं बोल ही नहीं सकता। इतने प्लैनेट और इतने चांसेस, क्या ये सोचना लॉजिक नहीं है कि लाइफ कहीं ना कहीं तो शुरू हुई होगी? इसी आइडिया को साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में एक इक्वेशन में डाला था, द ड्रेक इक्वेशन। दोस्तों, डरिए मत, हम इसका एग्जाम नहीं ले रहे। ये बस एक तरीका है गैस करने का कि हमारी गैलेक्सी में कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो सकती हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं। ये बेसिकली पूछता है कितने तारे बन सकते हैं, उनमें से कितनों के पास प्लैनेट्स हैं, उनमें से कितने प्लैनेट सही जगह पर हैं, उन सही प्लैनेट में से कितनों पे लाइफ शुरू होती है, उस लाइफ में से कितनी इंटेलिजेंट बनती हैं, उस इंटेलिजेंट लाइफ में से कितनी सिग्नल भेजती हैं, और वो सिग्नल भेजते हुए खुद को तबाह करने से पहले कितने साल जिंदा रहती है। प्रॉब्लम ये है कि इनमें से ज्यादातर नंबर्स हमें पता ही नहीं है, हम बस गैस कर रहे हैं। लेकिन लाइफ का मतलब क्या है? जब हम एलियन कहते हैं तब हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ी आंखें और स्पेसशिप। लेकिन साइंटिस्ट जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ढूंढते हैं तो ये ढूंढ रहे हैं माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, क्योंकि अर्थ की 4.5 बिलियन साल की हिस्ट्री में 3 बिलियन साल तक लाइफ सिर्फ माइक्रोस्कोपिक थी। डायनासोर्स, पेड़ पौधे और इंसान, ये सब तो रीसेंट हैं। अगर हमें मार्स की मिट्टी में एक जिंदा बैक्टीरिया भी मिल जाए या यूरोपा के समंदर में एक सेल मिल जाए, तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। ये प्रूव कर देगी कि लाइफ की रेसिपी अर्थ के लिए यूनिक नहीं है, वो कभी भी पनप सकती है। और लाइफ कैसी होगी? हम कार्बन बेस्ड लाइफ हैं, हमारा डीएनए, प्रोटीन सब कार्बन से बना है। लेकिन साईफाई में हमेशा सिलिकॉन बेस्ड लाइफ की बात होती है। सिलिकॉन कार्बन की तरह ही 4 बॉन्ड बना सकता है। क्या ये ऐसी लाइफ हो सकती है जो मीथेन पे जिंदा हो और जिसके खून में पानी की जगह कुछ और हो? हम नहीं जानते, इसीलिए हम अपनी रिसर्च वहाँ से शुरू करते हैं जो हम जानते हैं। हम ढूंढ रहे हैं लाइफ एज वी नो इट, और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। सर्च हमेशा अपने घर से शुरू होती है, यानी हमारा सोलर सिस्टम। यहाँ इंटेलिजेंट लाइफ के चांस 0 हैं, लेकिन हमें माइक्रोब्स मिल सकते हैं। द आइसी मून, यूरोपा एंड एनसेलेडस। चलिए शुरू करते हैं मेरी पर्सनल फेवरेट जगह से, जुपिटर के चांद यूरोपा और सैटर्न के चांद एनसेलेडस से। ये दोनों ऊपर से बर्फ की मोटी चादर से ढके हैं, लेकिन उस 10 से 20 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे साइंटिस्ट को 100% यकीन है कि पूरे प्लेनेट साइज के समुद्र हैं। इन समुद्रों में अर्थ के सारे समुद्रों से ज्यादा पानी है, और ये पानी ठंडा नहीं है। इन मून के कोर्स में इनके प्लैनेट्स की जबरदस्त ग्रेविटी की खींचातानी से गर्मी पैदा होती है। इससे वहाँ समंदर के फ्लोर पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होने चाहिए। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अर्थ पे समंदर की गहराइयों में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास लाइफ जिंदा है। वो अपनी एनर्जी गर्मी और केमिकल से लेती है। तो यूरोपा और एनसेलेडस के अंधेरे समुद्रों में भी ऐसा ही हो सकता है। और एनसेलेडस तो हमें सबूत भी दे रहा है। वो अपनी बर्फ के क्रैक से उस समंदर के पानी को स्पेस में गीजर्स की तरह फेंकता है। नासा के कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने इस प्लूम के बीच से उड़ान भरी थी, और गेस व्हाट, उसे वहाँ पानी, नमक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मिला। हाइड्रोजन माइक्रोब्स के लिए फूड होता है। बेसिकली एनसेलेडस हमें अपने समंदर का फ्री सैंपल दे रहा है, और उस सैंपल में लाइफ की पूरी रेसिपी है। नासा अब यूरोपा क्लिपर मिशन भेज रहा है, जो 2030 में यूरोपा के पास पहुंचकर उस समंदर के बारे में और पता लगाएगा। Isn't this super exciting? टाइटन, द एलियन ड्रोन वर्ल्ड। आखिरी स्टॉप है सैटर्न का सबसे बड़ा चांद टाइटन। ये सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा इकलौती जगह है जहाँ सरफेस पर लिक्विड है।
वहाँ नदियाँ, झीलें और समंदर हैं। वहाँ बादल भी हैं जिनसे बारिश होती है। पर एक ट्विस्ट है, ये पानी नहीं है, ये लिक्विड मीथेन और इथेन है, बेसिकली लिक्विड नेचुरल गैस। वहाँ इतनी ज्यादा ठंड है कि पानी पत्थर जैसा सख्त है। तो क्या वहाँ लाइफ हो सकती है? अगर हुई तो वो हमसे बिल्कुल अलग होगी। वो सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो सकती है। वो पानी की जगह लिक्विड मीथेन में सांस लेती होगी। ऐसी लाइफ को हम डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री वाली लाइफ कहेंगे। और इस एलियन दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए नासा एक मिशन भेज रहा है जो सीधा साईफाई से निकला है। इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड क्वाडकॉप्टर है। ये 2034 में टाइटन पर लैंड करेगा और फिर ये उड़ेगा। ये फिर एक जगह लैंड करेगा, सैंपल लेगा और फिर उड़कर दूसरी जगह जाएगा। सोचो, हम एक दूसरी दुनिया पे एक ड्रोन उड़ाने वाले हैं ताकि वहाँ की अजीब लाइफ ढूंढ सकें। अगर ये आपको एक्साइट नहीं करता तो कुछ भी नहीं कर सकता। मार्स द रेड प्लेनेट, हमारा सबसे फेमस नेबर। आज ये ठंडा सूखा रेडिएशन से भरा रेगिस्तान है। इसका एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि पानी सरफेस पर लिक्विड रह ही नहीं सकता। लेकिन 3 से 4 बिलियन साल पहले मार्स एक अलग दुनिया थी। वहाँ घना एटमॉस्फेयर था, नदियाँ और झीलें बहती थी और शायद एक समुद्र भी था जो अर्थ के आर्कटिक ओशन से बड़ा था। कुल मिला के वहाँ पानी था, और जहाँ पानी है वहाँ लाइफ के चांसेस भी हैं। तो क्या हुआ? मार्स की कोर ठंडी हो गई, उसका मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया और सूरज से आने वाली सोलर विंड्स ने उसके एटमॉस्फेयर को छीलकर स्पेस में उड़ा दिया। लेकिन क्या लाइफ तब तक शुरू हो चुकी थी? और अगर हाँ, तो क्या उसके निशान बाकी हैं? नासा के परसीवरेंस रोवर ने अभी ज़ेरो क्रेटर में यही ढूंढा था और उसे कई सबूत मिले। उसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। ये मॉलिक्यूल्स लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग प्रोसेसेस से भी बन सकते हैं। और फिर है मीथेन मिस्ट्री। हमारे क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के एटमॉस्फेयर में अचानक मीथेन गैस के स्पाइक्स डिटेक्ट किए। ये अजीब है, मीथेन गैस सूरज की यूवी रे से टूट जाती है। अगर वहाँ मीथेन है, इसका मतलब कोई चीज आज भी उसे बना रही है। इसके 2 ही एक्सप्लेनेशन है। जियोलॉजिकल रीजन, जमीन के नीचे पानी और पत्थरों का रिएक्शन। बायोलॉजिकल, जमीन के नीचे रेडिएशन से बचकर कुछ माइक्रोब जिंदा हैं और मीथेन गैस छोड़ रहे हैं, बिल्कुल अर्थ के माइक्रोब्स की तरह। हम आज भी नहीं जानते, लेकिन मार्स हमें टीज कर रहा है। अब आगे कहाँ देखें? दूर के सितारे, एक्सोप्लैनेट्स। हमारा सोलर सिस्टम बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन असली एक्शन, असली पोटेंशियल हमारे पड़ोस के बाहर है। एक्सोप्लैनेट यानी वो प्लैनेट जो हमारे सूरज को नहीं बल्कि किसी और तारे को ऑर्बिट करते हैं। 1995 तक हमें अर्थ के अलावा 0 एक्सोप्लैनेट पता थे। आज नवंबर 2025 में हम 5,500 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट को कंफर्म कर चुके हैं। हमारे प्लैनेट हंटिंग मिशन जैसे केपलर और टेस ने पूरा गेम बदल दिया है। ये प्लैनेट को ट्रांजिट मेथड से ढूंढते हैं। जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की रोशनी थोड़ी सी डिम हो जाती है। इस छोटे से डिप को मेजर करके हम प्लैनेट का साइज और ऑर्बिट पता कर सकते हैं। लेकिन 5,500 प्लैनेट में से हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ देखना है? यहाँ एंट्री होती है गोल्डी लॉक जोन की। हैबिटेबल जोन या गोल्डी लॉक जोन ये किसी भी स्टार के आसपास का वो परफेक्ट एरिया है जहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड। ये वो जस्ट राइट एरिया है जहाँ प्लेनेट के सरफेस पे लिक्विड वाटर हो सकता है। तो हमारा प्लान सिंपल है, गोल्डी लॉक जोन में अर्थ साइज रॉकी प्लैनेट्स ढूंढो और फिर उन्हें ज्यादा डीपली देखो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम। हमसे 40 लाइट ईयर दूर यहाँ एक छोटे ठंडे रेड डॉर्फ स्टार के पास 7 अर्थ साइज प्लैनेट हैं और उन 7 में से 3 प्लैनेट उसके गोल्डी लॉक जोन में हैं। इमेजिन कीजिए एक ही सिस्टम में 3 प्लैनेट जहां लिक्विड वाटर हो सकता है। ज्यादातर एक्सोप्लैनेट हम ऐसे ही रेड डॉर्फ स्टार के पास ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो गैलेक्सी में सबसे कॉमन है। पर एक प्रॉब्लम भी है, ये प्लैनेट अपने स्टार के इतने ज्यादा पास हैं कि वो टाइडली लॉक हो सकते हैं। यानी उनका एक साइड हमेशा स्टार की तरफ और दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में रहेगा। लेकिन इन दोनों के बीच एक टर्मिनेटर जोन हो सकता है जहां लाइफ के लिए कंडीशन फेवरेबल हो। तो हमें प्लैनेट्स मिल गए। अब सवाल है उन्हें देखें कैसे? वो हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि वो बस एक पिक्सल हैं। चलिए इस कहानी में एंट्री कराते हैं हमारी गेम चेंजर की, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। ये $10 बिलियन का इंजीनियरिंग मार्वल एक टाइम मशीन जैसा है। इसके विशाल गोल्डन मिरर और सुपर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हमें वो चीजें दिखा सकते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और इसका एक सबसे बड़ा मिशन है एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। हम ढूंढ कैसे रहे हैं? द मेथड्स।
ओके, तो अब हम असली डिटेक्टिव वर्क पर आते हैं। हमारे पास एलियन को ढूंढने के 3 मेन तरीके हैं। मेथड 1, लाइफ के साइंस। वापस ट्रांजिट मेथड पे चलते हैं। जब एक एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है, स्टार की रोशनी उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से छनकर हमारे तक पहुंचती है। JWST उस रोशनी को पकड़ता है और उसे एक रेनबो या स्पेक्ट्रम में तोड़ देता है। उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होंगी वो उस रोशनी के कुछ स्पेसिफिक कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो हमारे स्पेक्ट्रम में काली लकीरें बन जाएंगी। वो ब्लैक लाइन उस गैस का फिंगरप्रिंट होंगी। इस प्रोसेस को ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं बायोसिग्नेचर, यानी वो गैसेस जो लाइफ के बिना बनानी मुश्किल हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमें किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मीथेन साथ में मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ा हिंट होगा, क्योंकि ये गैसेस आपस में रिएक्ट करके खत्म हो जाती हैं अगर वो वहाँ कंटिन्यूसली मौजूद हैं। इसका मतलब कोई चीज वहाँ उन्हें लगातार बना रही है। और JWST ने ऑलरेडी एक जैकपॉट हिट किया है। एक प्लेनेट है K218b, हमसे 120 लाइट ईयर दूर। ये हमारी अर्थ से बड़ा है। ये एक सब नेपच्यून है। JWST ने वहाँ पानी और मीथेन डिटेक्ट किया है, पर JWST ने वहाँ एक और चीज का पॉसिबल डिटेक्शन किया है, DMS यानी डाई मिथाइल सल्फाइड। ये नाम नोट कर लीजिए। अर्थ पे ये मॉलिक्यूल सिर्फ लाइफ बनाती है, स्पेसिफिकली समंदर में रहने वाले छोटे छोटे माइक्रोब जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। सी एरिया में जो स्मेल आती है वो इसी की वजह से होती है। अब ये पॉसिबल डिटेक्शन है, कंफर्म नहीं है। हो सकता है कोई अजीब केमिकल रिएक्शन हो जो हम नहीं जानते, बट अगर ये कंफर्म हो गया तो ये हिस्ट्री बदल देगा। K218 भी एक हाइशियन वर्ल्ड हो सकता है, यानी एक प्लेनेट जिसके ऊपर समंदर ही समंदर हैं और साथ ही हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर भी है, बिल्कुल लाइफ के लिए परफेक्ट। मेथड 2, उनकी आवाज सुनना। यह है दूसरा अप्रोच। अगर कोई सिविलाइजेशन हमारी तरह इंटेलिजेंट हो गई है तो शायद वो रेडियो सिग्नल यूज करती होगी, जैसे हमारे टीवी, रेडियो या मोबाइल फोन्स। तो क्यों ना हम उन सिग्नल को सुने। इसी आइडिया को हम कहते हैं SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। हमारी दुनिया में ब्रेक थ्रू लिसन जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो विशाल रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके आसमान को सुन रहे हैं। वो क्या सुन रहे हैं? वो एक आर्टिफिशियल सिग्नल ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा सिग्नल जो नेचर में नहीं बन सकता, एक रिपीटेड पैटर्न, एक मैथमेटिकल सीक्वेंस। हम अक्सर वाटर होल नाम की फ्रीक्वेंसी के पास सुनते हैं। ये रेडियो स्पेक्ट्रम का एक शांत हिस्सा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल के बीच में है जो मिलकर पानी बनाते हैं। साइंटिस्ट सोचते हैं कि हर इंटेलिजेंट स्पीसीज इस पानी वाली फ्रीक्वेंसी को कम्युनिकेशन के लिए चूज करेगी, एक यूनिवर्सल मीटिंग स्पॉट, दी वाव सिग्नल। अब यहाँ वाव सिग्नल की बात करना जरूरी है। 1977 में एक SETI सर्च के दौरान बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक सिग्नल पकड़ा। ये सिग्नल 72 सेकंड तक चला। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम एक एलियन सिग्नल से एक्सपेक्ट करते हैं। जिस एस्ट्रोनॉमर ने उसे देखा, डॉक्टर जेरी एमन, उसने डाटा प्रिंट आउट के साइड में वाव लिख दिया। आज तक हम नहीं जानते कि वाव क्या था। हमने उस दिशा में बार बार देखा, लेकिन वो सिग्नल कभी दोबारा नहीं मिला। क्या वो एलियंस थे या बस एक वन टाइम नेचुरल फिनोमिना, हम नहीं जानते। और अब SETI सिर्फ रेडियो नहीं सुन रहा, अब हम ऑप्टिकल SETI भी कर रहे हैं। हम आसमान में अजीब फ्लैशेस ढूंढ रहे हैं। क्या पता कोई सिविलाइजेशन रेडियो की जगह पावरफुल लेजर बीम से कम्युनिकेट करती हो। ये ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा डाटा भेज सकता है। मेथड 3, उनके निशान, टेक्नो सिग्नेचर। मान लो एलियन सिविलाइजेशन रेडियो यूज नहीं करती, मान लो वो हमसे हजारों या लाखों साल एडवांस है, तो उनके निशान कैसे होंगे? हम ढूंढ रहे हैं टेक्नो सिग्नेचर, यानी टेक्नोलॉजी के सबूत। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ये मेरा फेवरेट है। हमने 1980s में अपने एटमॉस्फेयर में CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ दिए थे, जिसने ओजोन लेयर में होल कर दिया था। CFCs नेचर में नहीं बनते। अगर JWST को किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में CFCs मिल जाएं, तो ये 99.9% प्रूफ होगा कि वहाँ इंडस्ट्री है, यानी एलियन है। मेगा स्ट्रक्चर, ये वाइल्ड आइडिया है। क्या कोई बहुत एडवांस सिविलाइजेशन अपने पूरे स्टार को ढक सकती है ताकि उसकी सारी एनर्जी यूज कर सके? इस कॉन्सेप्ट को डायसन स्फीयर कहते हैं। हम ऐसी चीजों को स्टार की रोशनी में अजीब डिप्स या एक्स्ट्रा हीट से ढूंढ सकते हैं। अब तक हमने मेन स्ट्रीम साइंस की बात की, लेकिन इस फील्ड में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो साइंटिस्ट को सोचने पे मजबूर कर देती हैं। ओमुआमुआ, 2017 में हमारे सोलर सिस्टम से एक चीज गुजरी। ये बाहर से आई थी, किसी और स्टार सिस्टम से। हमने इसका नाम रखा ओमुआमुआ, यानी स्काउट या मैसेंजर। ये अजीब था, बहुत ही ज्यादा अजीब।
ये सिगार शेप थी या शायद एक फ्लैट पैनकेक जैसी, बहुत लंबी और पतली। ये टंबल कर रही थी, स्पेस में पलट रही थी। सबसे अजीब बात तो ये है, जब ये सूरज से दूर जा रही थी तो ये स्पीड बढ़ा रही थी, ऐसे जैसे कोई इसके पीछे से धक्का दे रहा हो। एक एक्सप्लेनेशन था कि ये कॉमेट जैसा है जिससे गैस निकल रही है, लेकिन हमें कोई गैस या डस्ट दिखी नहीं। तो हार्वर्ड के टॉप एस्ट्रोनॉमर एवी लोएब ने एक कंट्रोवर्शियल आइडिया दिया। क्या हो सकता है कि ओमुआमुआ एक एलियन टेक्नोलॉजी हो जिसे स्टार की रोशनी धक्का देती है, या एक एलियन प्रूफ जो हमारे पास से फ्लाई बाय कर गया। ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ही था, शायद एक नाइट्रोजन आइसबर्ग या फिर कुछ और। लेकिन ओमुआमुआ ने हमें सिखा दिया कि इंटरस्टेलर स्पेस से अजीब चीजें आ सकती हैं। अब प्रोफेसर लोएब ने द गैलीलियो प्रोजेक्ट शुरू किया है। वो टेलीस्कोप बना रही हैं जिनका काम सिर्फ ओमुआमुआ जैसी अजीब चीजों को ढूंढना है और साथ ही साथ यूएफओ को भी साइंटिफिकली स्टडी करना है। 2015 में केपलर टेलीस्कोप ने एक स्टार देखा, KIC 8462852 या टेबी स्टार। इस स्टार की रोशनी अजीब तरीके से डिम हो रही थी। हमारी ट्रांजिट मेथड में प्लैनेट 1 से 2% डिमिंग करते हैं। टेबी स्टार 22% तक डिम हो रहा था और ये रेगुलर नहीं था, कभी 5 दिन कभी 80 दिन, कोई पैटर्न नहीं था। आसपास के प्लैनेट इतनी रोशनी ब्लॉक नहीं कर सकते। तो लोगों ने सोचा क्या ये डायसन स्वॉर्म है, एक एलियन सिविलाइजेशन। ये इतनी बड़ी न्यूज बनी कि साइंटिस्ट ने सेटी टेलीस्कोप्स को भी इस स्टार की तरफ पॉइंट कर दिया, ये सुनने के लिए कि यहाँ से कोई सिग्नल आ भी रहा है या फिर नहीं। सालों की रिसर्च के बाद सबसे लाइकली एक्सप्लेनेशन है कि शायद ये एक विशाल क्लाउड ऑफ डस्ट या कॉमेट्स हैं जो स्टार को ऑर्बिट कर रही हैं। आई नो इट इज बोरिंग, लेकिन ये दिखाता है कि साइंस कैसे काम करती है। हर अजीब चीज एलियन नहीं होती। तो चलिए मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या हम अकेले हैं? सच तो ये है कि हम नहीं जानते। हमारे पास सिर्फ थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन पहली बार इंसानियत के 5000 साल के इतिहास में हमारे पास इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए असली टूल्स मौजूद हैं। हमारे पास JWST है जो दूसरी दुनिया के एटमॉस्फेयर में सांसें ढूंढ रहा है। हमारे पास ड्रैगन फ्लाई है जो एक एलियन चांद पे उड़ने वाला है। हमारे पास रेडियो टेलीस्कोप्स हैं जो कॉस्मिक विस्पर सुन रहे हैं। हमारे पास रोवर्स हैं जो एक पुराने प्लेनेट की मिट्टी में जिंदगी के निशान तलाश रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो शायद इस सवाल का जवाब जान पाएगी। हमें शायद K218b से कुछ सॉलिड मिल जाए, या फिर यूरोपा के समंदर से, या फिर मार्स की मिट्टी से हमें लाइफ की पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। या हो सकता है कि कल हमें एक वाव सिग्नल मिल जाए जो इस बार रिपीट हो। ये सर्च बस एलियन के बारे में नहीं है, ये सर्च हमारे बारे में है। हम कौन हैं, हमारा इस विशाल कॉस्मोस में क्या स्थान है और हमारा फ्यूचर क्या है। आपको क्या लगता है, क्या हम एलियंस को कभी ढूंढ पाएंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कॉस्मिक एडवेंचर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सोचते रहिए। I'll see you in the next one.